विधवा और सुहागन बहू का खान पान। पद्म बड़ी ही सख्ती से गंगा के माथे का सिंदूर पोंछ रही थी। गंगा की बहू देविका गंगा के सिर पर पानी डाल रही थी। सुन ले देविका बहू, आज से अपनी सास को तला भुना खाना मत देना। चलो बहनों। इसके बाद सभी औरतें वहां से चली गईं और गंगा अपने पति को याद करते हुए रात भर रोती रही। तभी उसकी बहू देविका बाहर से खाने की थाली अंदर खिसका देती है। ये लो सासू माँ, खाना लाई हूँ, खा लो। खाने की थाली में 2 रूखी सूखी रोटी और प्याज के टुकड़े थे। गंगा ने टूटे मन से रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसे प्याज के साथ खाने ही वाली थी, तभी उसकी विधवा बड़ी बहू धानी दाल सब्जी से भरी खाने की थाली उसके पास लाई। माँ जी, मेरे रहते आप ये रूखी सूखी रोटी खाओ, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। ये लीजिए माँ जी, सब्जी के साथ खाइए। देख क्या रही हैं? एक तरफ जहां देविका अपनी विधवा सास पर समाज में होने वाले घिसे पिटे रिवाज थोप रही थी, वहीं धानी को हर हाल में अपनी सास की परवाह थी, जिसे देखकर गंगा की आंखों के आगे बीती जिंदगी झांकने लगी, जिसने धानी से बहुत कुछ झेला था। ये कहानी है गंगा देवी के घर की, जहां गंगा अपने पति हरि और 2 बेटों मोहित और गोपाल के साथ रहती थी। गोपाल की शादी धानी से हुई थी। धानी के स्वभाव में बड़ी सादगी भरी थी। लाल कुमकुम की बिंदी उसके माथे पर खूब खिलती थी और उस पर लंबे बालों की चोटी और पैरों में भरा महावर उसे बहुत पसंद था। धानी की ये सादगी गंगा के आगे गवार हरकत थी। अरे बहू, अरे ओ बहू, धानी बहू, जरा एक कप चाय तो पिला दे। जी लाई ससुर जी। धानी चाय लेकर बाहर आती है, जहां हरि के बगल में उसकी सास गंगा भी बैठी हुई थी। हाय हाय, क्या करूं मैं इस बोर्डम बहू का। कभी भी मेरे बेटे के लिए सजती संवरती नहीं। अब तो तेरी देवरानी आने वाली है। जानती हूँ माँ जी, बस एक बार देवरानी जी आ जाए, फिर जब मुझे समय मिलेगा तब सजना संवरना करूंगी। कुछ ही दिनों के अंदर मोहित की शादी दिव्या से हो जाती है, मगर बुरा वक्त बताकर कहाँ आता है। उस रोज धानी से उसके सिंदूर का हक ही छीन लिया गया जब गोपाल की मौत हो गई। ऐसे में न सिर्फ गांव की औरतें बल्कि उसकी सास गंगा ने भी धानी का दुख दर्द बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं माँ जी, मेरा मंगलसूत्र मुझसे मत छीनिए। आप सभी मेरा सिंदूर क्यों मिटा रही हैं? छोड़ दीजिए। अरे होश खो बैठी है गंगा की बहू, तेरा पति मर गया है, अब तू विधवा है, इसलिए तुझे ये सिंदूर भी मिटाना होगा और ये चूड़ियां भी तोड़नी होंगी। इसके बाद औरतें बड़ी ही अत्याचारी के साथ धानी की कलाई की लाल पीली चूड़ियां तोड़ देती हैं और धानी की रंग भरी जिंदगी सफेद साड़ी में सिमट कर रह जाती है। जैसे ही धानी अपने कमरे की ओर बढ़ती है, तभी उसकी देवरानी अपनी सास के आगे फूट भरी बातों की लहर लगाती हुई कहती है। ये देखिए माँ जी, जेठानी जी कमरे में जा रही हैं, रोकिए इन्हें। रुक जा धानी, तू अब यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि तू एक विधवा है, विधवा। और इस घर में 2-2 सुहागन औरतें भी रहती हैं, इसलिए मैंने तेरे लिए आंगन में मड़ई बनवा दी है। अब तुझे वहीं रहना है। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे मेरा कमरा मत छीनिए, इसमें मेरे पति गोपाल की यादें बसी हुई हैं। ये कहकर धानी की आंखें भर आती हैं और वो लाचार विधवा बहू फूट फूट कर रोने लगती है। तभी देविका कहती है, हाँ जेठानी जी, अब आपकी नहीं चलेगी। आपको भी वैसे ही जीना होगा जैसे कि समाज की बाकी की विधवा औरतें जीती हैं, समझी? अब चलिए। ऐसा कहते हुए घमंडी सुहागन बहू बेचारी विधवा बहू को जबरदस्त घसीट कर मड़ई में रहने पर मजबूर कर देती है, जिस कारण धानी रात भर रोते रह जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ गंगा और देविका अपने पति के साथ मेज पर बैठकर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खाती हैं। तभी हरि कहता है, अरे भगवान, बड़ी बहू कहाँ है? वो खाना नहीं खाएगी क्या? अरे उस विधवा के खाने ना खाने से क्या बिगड़ जाएगा, सड़ने दो से। वैसे भी आज से उसे अपना खाना खुद ही पकाना है। मगर माँ, हमारे घर में नौकर चाकर की कमी थोड़े है जो भाभी अपना खाना खुद बनाकर खाएंगी। अजी, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है अपनी भाभी के लिए? चुपचाप से खाना खाओ, समझे? ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, मगर धानी कुछ भी खाती पीती नहीं। 2 दिन बाद जब उसे भूख लगती है तो वो अपनी सास के पास आती है, जहां पूरा मेज खाने से भरा हुआ था। माँ जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, क्या मैं आप दोनों के साथ बैठकर खाना खा लूं? अरे जेठानी जी, अब अपनी जुबान के शौक मिटा दीजिए, क्योंकि ये सारा खाना आपके लिए है ही नहीं। ऐसा मसालेदार तला भुना खाना एक विधवा को नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों सास बहू बेचारी विधवा बहू को ललचा ललचा कर खाना खाती हैं। अरे वाह देवकी बहू, क्या दम आलू बनाए हैं तूने, और इस कढ़ी का तो क्या कहना, मजा आ गया। अरे ओ विधवा, अब यहाँ खड़ी खड़ी हमारे खाने को नजर क्यों लगा रही है? चल जा और प्याज रोटी खा।
अपनी सास और देवरानी के ताने सुनकर बेचारी धानी चुपचाप से वहां से चली जाती है और जैसे तैसे प्याज रोटी खाकर गुजारा करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, अरे चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तो है ही नहीं। एक काम करती हूँ, जंगल जाकर लकड़ी काट लाती हूँ। धानी चप्पल पहनकर जैसे ही घर से बाहर जाती है तभी उसकी देवरानी देविका उसके पैरों से चप्पल छीनती हुई कहती है, अरे वो जेठानी जी, ये चप्पल मुझे दीजिए। मगर क्यों देविका, तुम मुझसे मेरी चप्पल क्यों छीन रही हो? मैं बताती हूँ, क्योंकि एक विधवा का चप्पल पहनना मना होता है। ला दे ये चप्पल। इस तरह गंगा बड़ी बेरहमी से अपनी विधवा बहू के पैरों से चप्पल उतरवा लेती है, जिसके बाद लाचार होकर धानी नंगे पांव लकड़ी काटने जाती है। ऐसे में उसके पांव में कई सारे कांटे चुभ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। धानी को अपना सब काम अकेले करना पड़ता, चाहे वो चक्की चलाकर गेहूं पीसना हो या चूल्हा फूंक कर खाना बनाना हो। धानी को अपना दिन रात रूखी सूखी रोटी खाकर ही गुजारना पड़ता। मगर कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। हरी की हालत अचानक से बिगड़ जाती है और बिगड़ी हालत उसे बिस्तर पर पटक देती है। आजी, तुम्हें क्या हो गया है? अरे मेरे जाने का समय हो चला है गंगा। हाजी शुभ शुभ बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किसे पता था कि वो रात हरी पर हमेशा के लिए भारी पड़ने वाली है और अगली सुबह हरी के मौत की खबर देविका मोहल्ले भर में फैला देती है, जिसके बाद विधवा होने के बाद गंगा के साथ भी वो सब कुछ दोहराया गया जो धानी के साथ किया गया था। मगर धानी ने अपनी सास का सारा अत्याचार भूलकर उसे रूखी सूखी रोटी खाने नहीं दिया। बीती बातों को याद करती हुई गंगा पछतावे से भरकर अपनी बहू से बोलती है, धानी बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरे दुख को बढ़ाने के सिवा कुछ भी ना किया। तुझे विधवा होने का ताना दिया और तुझे कांटों में जीने के लिए छोड़ दिया। मगर अब जब मुझे एहसास हो रहा है तूने क्या खोया। गंगा और धानी के बीच में सब कुछ ठीक होता देखकर देविका कहती है, वाह जी वाह, ये देखो विधवा सास बहू के बीच कितना प्यार उमड़ रहा है। इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि तुम दोनों मिठाई अच्छा खाना नहीं खा सकती हो, विधवा जो ठहरी। इस मन मोहित देविका को एक थप्पड़ मारकर कहता है, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक औरत होकर तुम दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती। अगर इस सिंदूर का इतना ही घमंड है तो भगवान करे मैं मर जाऊं, तब तुम्हें एहसास होगा कि एक विधवा की जिंदगी कितनी बुरी होती है। मोहित को खो देने के डर से देविका का घमंड मिट जाता है और वो पछताते हुए सभी से माफी मांगती है। माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप दोनों को ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपका दर्द बांटने के बजाय आपका दर्द बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं किया। मगर अब हम साथ मिलकर रहेंगे। कोई बात नहीं देविका, जो हुआ उसे भूल जाओ। और मोहित देवर जी, फिर कभी मर मिटने की बात मत करना, क्योंकि एक विधवा की जिंदगी किसी श्राप से कम नहीं। उस दिन के बाद से देविका अपनी जेठानी के साथ घुल मिलकर रहने लगी और एक विधवा को लेकर उसके मन में भरा भेदभाव हमेशा के लिए मिट गया। मगर आखिर कब तक ये समाज एक विधवा की जिंदगी को घिसी पिटी रीति रिवाजों के बेड़ियों में बांधता रहेगा। मेघा की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। कुछ लेडीज पुलिस उसे घसीटते हुए लेकर जा रही है। वो अपनी सास शारदा के आगे मिन्नतें मांग रही है। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। बस अब मैं तेरे इन झूठे आंसू पर नहीं जाने वाली। मैंने तुझे टूटे मन की जानकर अपनी बहू बनाया था। क्या पता था कि तू चोर नहीं निकलेगी। ले जाओ इसे। पुलिस मेघा को हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन ले आती है, जहां मेन टेबल पर बैठे डीएसपी को देखकर मेघा का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि मेघा उसकी पत्नी थी। तभी मेघा की चोरी चकारी की बातें उभरते ही अविनाश की आंखों के आगे पिछले कुछ दिन पहले की परछाई नाचने लगती है। मेघा एक धोखेबाज लड़की है जो अमीर घरों के लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने के लिए उनसे झूठी शादी करती है। वो हर दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आते जाते लोगों पर नजर गड़ाई रहती है। एक दिन मंदिर के पास एक बड़ी सी चमचमाती सी कार आकर रुकती है, जिसे देखकर मेघा की आंखें चमक उठती हैं। कार के अंदर से अविनाश अपनी मां शारदा को लेकर बाहर आता है। लो मां, आ गया आपका मंदिर। अविनाश, तू भी चल बेटा, माँ के दर्शन कर ले।
शारदा अविनाश मंदिर के अंदर आ जाते हैं। तभी मेघा मौका पाते ही पास में पड़े कांच के टुकड़े शारदा को आता देखकर जमीन पर फैला देती है। तभी जैसे ही शारदा पांव बढ़ाती है, मेघा बड़ी ही चालाकी से अपनी हथेलियां आगे बढ़ा देती है। माँ, अरे बेटी तुम ठीक ठाक तो हो? ये क्या किया तुमने? आंटी जी, ये कांच बिगड़ा हुआ था, अगर मैं हाथ नहीं रखती तो ये घाव आपको लग जाता। मुझ गरीब का क्या है, मुझे तो मेरे काले रंग के कारण मेरे अपनों ने भी ठुकरा दिया और तकदीर यहाँ ले आई। मेघा की झूठ भरी बातों से शारदा का मन भर आया और वो अविनाश ने कहा, आपने मेरी माँ की जान बचाई है, चलिए मैं आपकी पट्टी करवा दूं। मेघा की बुनी हुई साजिश अविनाश और शारदा पर काम कर गई और डॉक्टर से बैंडेड करवाने के बाद शारदा ने कहा, बेटी जवान लड़की पत्थर के सिलके जैसी होती है, उसका यूं सड़क पर भटकना सही नहीं, इसलिए तुम मेरे घर चल। वहाँ शारदा मेघा को अपने घर ले आई। शारदा का घर बहुत बड़ा था, जिसे देखकर मेघा खुद में खुश होकर बोल पड़ी, बाप रे बाप, ये घर है कि महल, इतने सारे नौकर चाकर, तेरी तो ठाट हो गई मेघा। बस अब मुझे इस घर में अपने पांव जमाने के लिए संस्कारी बनना होगा। घर में आते ही मेघा शारदा का ख्याल रखने लगी, कभी उसके पांव दबाना तो कभी पूजा पाठ करना, जिससे शारदा मेघा के साथ घुल गई और मेघा की इसी खूबी ने अविनाश को अपनी ओर खींच लिया। और फिर एक दिन शारदा ने मेघा से कहा, मेघा, जब से तू आई है तेरे साथ एक अपनापन जुड़ गया है। भगवान ने सब कुछ दिया है, बस एक बहू चाहिए। मेरे अविनाश से शादी कर ले। यह सुनकर मेघा की आंखें भर आई और इस बार उसने अपने काले रंग को आड़ बनाकर शारदा के मन पर वार किया। मगर मालकिन, मैं तो अविनाश जी की धूल बराबर भी नहीं। वो कहाँ इतने सुंदर और कहाँ मैं इतनी काली, एक बार उनसे पूछ लीजिए। मेघा, तुम मुझे पसंद हो। मैं हमेशा से ऐसी लड़की चाहता था जो मेरी माँ के साथ घुल सके, उनका ख्याल रखे, और ये सब मैंने तुम में देखा है। मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इसके बाद शारदा ने बड़े धूमधाम से अविनाश और मेघा की शादी कर दी। बहू बनने के बाद मेघा का पूरा ध्यान घर के लॉकर की तरफ बढ़ गया। एक बार, बस एक बार इस लॉकर की चाबी मेरे हाथ आ जाए ताकि मैं अपना हाथ साफ करके यहाँ से निकल जाऊं। अगली सुबह मेघा जल्दी उठकर पहली रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाकर अपनी सास और पति को परोसती है। माँ जी, खाना कैसा बना है? बहू, तेरे हाथों के खाने का स्वाद तो उसका जवाब ही नहीं। ये ले तेरा शगुन। शगुन के तौर पर शारदा लॉकर की चाबी मेघा की ओर बढ़ाती है। तभी मेघा नौटंकी करती हुई अपने झूठे संस्कारों का दिखावा करती है। माँ जी, मुझे ये चाबी नहीं चाहिए, मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही बहुत है। मगर मैं चाहती हूँ कि अभी ये चाबियाँ तेरे पास रहे। मेघा बहू, इसे तू रख। जी, जैसा आपको ठीक लगे। लॉकर की चाबियां हाथ लगते ही मेघा के मन का लालच उभर आता है और रात घिर जाने पर वो लॉकर खोल लेती है, जहां सोने के सुंदर सुंदर गहने और खूब सारे रुपए रखे होते हैं। अरे वाह, इतना सारा कैश, इससे तो मैं सारी जिंदगी ऐश कर सकती हूँ। मेघा जल्दी से लॉकर में रखे रुपयों को बैग में भरकर जैसे ही घर से भागने के लिए बाहर निकलती है, उसकी सास उसे चोरी करता देखकर पुलिस को फोन घुमा देती है और मेघा की चोरी पकड़ी जाती है। क्या अविनाश मेघा को माफ कर पाएगा? आइए देखते हैं। मेघा, तुम यहाँ? सर, आप इसे जानते हैं? ये औरत एक चोर है जो हर दूसरे दिन अमीर घर के लड़कों की दुल्हन बनने का ढोंग करके उन्हें लूट कर गायब हो जाती है। आप इसके आंसू पर मत जाइए। ऐसा सुनकर अविनाश गुस्से से भरकर मेघा को खींचकर अलग लाकर कहता है, क्यों मेघा, क्या कमी रह गई थी माँ के और मेरे प्यार में जो तुमने इतनी बड़ी मक्कारी की, अपने ही ससुराल में चोरी की? अविनाश, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मेरी बात सुन लो। ये कहकर मेघा अपनी बीती बुरी जिंदगी में खो जाती है। गोपी बीमारी पर बिस्तर पर पड़ा जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और काजल बस रोई जा रही थी। काजल, मेरी जान जा रही है, मेरा मरना तय है। ऐसा ना कहो बापू, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? अचानक गोपी को खून की उल्टियां होता देखकर काजल उसे अस्पताल लाती है। देखिए, तुम्हारे पिता को ब्लड कैंसर है। तुम्हारे पास 10 दिन है। 10 दिन के अंदर इनका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगेंगे।
5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? काजल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे कहां से लाए, और इसलिए उसके कदम चोरी करने निकल पड़ते हैं, जहां उसकी टक्कर एक बड़े ही रईस औरत राजरानी से होती है। माफ कर देना आंटी जी, आपको लगी तो नहीं? अरे कोई बात नहीं बेटी, आइए मैं आपको कहीं छोड़ दूं। काजल राजरानी के हाथों से सामान लेकर उसे घर छोड़ देती है। ऐसे ही हर दिन काजल उसे कभी बाजार तो कभी मंदिर में मिलती। धीरे धीरे उसके झूठे संस्कारों की छवि ने राजरानी के मन पर बड़ी छाप छोड़ दी, और फिर राजरानी ने अपने मन की बात उसके सामने रख दी। काजल बेटी, तू मुझे मेरे बेटे के लिए पसंद है। मैं तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बहू नहीं बन सकती। मगर क्यों? क्योंकि मुझे एक बड़ी बीमारी है। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे और मुझ गरीब काली लड़की के पास इतने पैसे नहीं। काजल की झूठी बीमारी की बात सुनकर राजरानी का दिल पसीज पड़ता है, और वो काजल को 5 के बदले 10 लाख रुपए देती है, जिसे लेकर काजल भागती हुई अस्पताल पहुंचती, जहां उसका गरीब बाप दम तोड़ चुका था। और जिस मुश्किल हालात में काजल ने जो हेरा फेरी शुरू की थी, अब उसे उस चोरी में मजा आने लगा, और एक के बाद एक करके वो अमीर लड़कों के आगे बेचारी बनकर आती और उन्हें अपने झूठे प्यार में उलझा लेती। जल्द ही काजल की चोरी पकड़ी जाती है। पुलिस से बचने के लिए काजल स्कूटी को फुल स्पीड में भगा रही है। पुलिस की जीप उसके पीछे पीछे पड़ी हुई है। जीप में सवार एक पुलिस वाला उसे धमका रहा है। रुक जाओ चोरनी, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तू कानून से बचकर भाग नहीं सकती। ठीक है, तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ऐसा कहकर काजल अपनी स्कूटी को ओवर स्पीड में चलाकर पुलिस वालों की नजरों में धूल झोंक कर गायब हो जाती है, और इस तरह वो किसी के घर में काजल तो किसी के घर में मेघा बनकर आई। बापू के चले जाने के बाद मैं अंधेरों में पड़ गई और चोरी के रास्ते पर निकल गई। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मगर मेरे गरीब बापू का क्या कसूर था जो भगवान ने उनकी जान छीन ली। मेघा, मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मगर ये चोरी चकारी बुरी आदत है, इसे छोड़ दो, क्योंकि चोरी का धन कभी नहीं टिकता। अविनाश की बातों ने मेघा को उसकी गलतियों का एहसास करा दिया, जिसके बाद उसने अविनाश और शारदा के साथ जिंदगी की नई शुरुआत की। मगर आज भी मेघा का मन अपनी बीती बुरी जिंदगी में घुलता रहता है, क्योंकि बुरी आदतों की परछाई एक बड़े वक्त तक पीछा नहीं छोड़ती।